हेलो बच्चों। देखो, आज हम अपना करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम कॉन्टिन्यूशन में, या आप इसे कह सकते हो गॉस थ्योरम पार्ट 2। तो अभी हम इसके एक्सप्लेनेशन पर ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इसको जितना समझना आसान लगता है ना, तो उतना आसान एक्चुअल में होता नहीं। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसे थोड़ा सा वक्त और देना चाहिए, तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन और समझते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ मैंने जो ना इसको लिखा है, सिंस इट रिलेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेप्शन विद द चार्ज केप्ट इनसाइड द गॉसियन सरफेस बाय द वे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाय द वे ऑफ, यहाँ हम लिख देना चाहिए बाय द वे ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। देखो, जो स्टेटमेंट है ना थ्योरम का, वो क्या कहता है कि जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वह 1/E टाइम्स द एंटायर चार्ज विच इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो चार्ज होता है ना, तो चार्ज के अंदर, सॉरी, चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट करता है कि आपकी फ्लक्स कितनी बनने वाली है। और इस चार्ज का सीधा सीधा जो ताल्लुक है वो एक तरह से यूं समझा जाए तो इसका ना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ताल्लुक है। बिकॉज अगर आप देखोगे, अगर किसी भी छोटे से सरफेस से अगर हम लोग देखें, तो आप ये मान के चल सकते हो कि मान लीजिए चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इस चार्ज ने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकाली होंगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेप्ट की जा रही है मेरे बच्चों, किसके द्वारा? ये जो एरिया है, आप इसे कह सकते हो एरिया, इसके द्वारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप इंटरसेप्ट कर रहे हो। तो इनका सीधा सीधा ताल्लुक किससे निकलता हुआ नजर आ रहा है? इनका सीधा सीधा ताल्लुक ना जो चार्ज रखा हुआ है उससे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब गॉस थ्योरम ने इसे तो बहुत बेहतरीन तरीके से रिलेट करके दे दिया, लेकिन वहीं अगर इसे दूसरे तरीके से समझा जाए तो ये भी गलत नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरसेप्शन किस तरीके से हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरसेप्शन अगर आप यहां से देखोगे, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ये निकालने की जरा कोशिश करते हैं। पर यूनिट एरिया मेरे बच्चों, तो यहां देखोगे तुम लोग कि दरअसल ये ना ये बता रहा है आपको इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड और द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताएगा ये। क्या ये समझ पा रहे तुम लोग? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का सीधा सीधा मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये जो फील्ड लाइंस है ना, इस पर तुम्हें जो है ना, अब अपनी टकटकी जमा लेनी है। ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ना, ये परपेंडिकुलर भी निकलनी चाहिए, वही ना फ्लक्स की कैटेगरी में काउंट होती है। परपेंडिकुलर यानी चीरते हुए इनको बाहर आना चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब इस केस में अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, तो जरा देखो कि एक एक सिचुएशन को इमेजिन कर लेते हैं। जैसे कि हम एक सिचुएशन लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। देखो मेरे बच्चों, अगर सिचुएशन कैसे बने, सिचुएशन ऐसे बनती है, आ गया है फोकस में। कभी कभी कैमरा ना बदमाशी कर जाता है। तो आप मान के चलिए कि हम ना एक कोन ले लेते हैं, ऐसे करके कोन ले लेते हैं। थोड़ा बात गहराई वाली है, समझने की कोशिश करना, तसल्ली से करना। एक कोन लिया जिसका ना सॉलिड एंगल है, ध्यान रखना ये सॉलिड एंगल होता है, ये प्लेन एंगल नहीं है जो कि स्टेरेडियन में काउंट होता है। तो आप इसे ओमेगा बोल दें। ये हमारा ओमेगा हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ से ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। लेट्स जस्ट चेक आउट दोस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस तरह से निकल रहे हैं बच्चों, यहाँ से निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब तुम्हें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी छोटे से एरिया में से निकलेंगी उतनी से ही बड़े वाले एरिया में से भी निकल जाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। एरिया से निकलेंगे, मैंने एक वर्ड मेंशन किया, जितनी इस वाले एरिया से निकलेंगे। लेट्स सपोज कि ये जो एरिया है, इसको आप A1 बोल दो बच्चों, और इसको आप A2 बोल दो बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। देखो जो नंबर्स है ना, नंबर्स तो सेम है, बट जो इनकी डेंसिटी है ना वो डिफरेंट हो गई। यहाँ देखो, ये ना ये एरिया छोटा हो गया, तो इनकी जो डेंसिटी है ना यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, ऐसे बोल सकते हो तुम, इनकी डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर, और डेंसिटी का मतलब है इनकी सघनता। डेंसिटी, या डेंसिटी तुम समझते हो ना, कि डेंसर हो गया, डेंस फॉरेस्ट वगैरह इस तरह की ज्योग्राफिकल टर्म्स तुमने सुनी होंगी। डेंस पॉपुलेशन, ये वर्ड बहुत कॉमन है, बस समझने की देरी रहती है, फटाफट दिमाग में उतरते चले जाते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो है ना थोड़ी सी डेंस हो गए हैं, थिक हो गए हैं, थिक फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट। तो आप ये यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि भाई अगर मैं यहाँ क्या निकालूं, नंबर ऑफ लाइंस निकालो, नंबर ऑफ लाइंस, लाइन से मतलब है फील्ड लाइंस, और दूसरा मतलब है परपेंडिकुलर निकलनी दिखाई देनी चाहिए मुझे, उसी को आप फ्लक्स में काउंट करते हो। रिमेंबर, उसी को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट करते हो, गलती से भी ये बिना परपेंडिकुलर नहीं जाएंगी, परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है इनके लिए। ओके, अब हम बात करें तो एरिया यानी A1 रखा जाएगा, एरिया रखा जाएगा A1, और दूरी कितनी है, अब मैथमेटिकल पैरामीटर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सपोज R1, और दूसरी कितना बना दिया हमने, R2 बना दिया, इज इक्वल्स टू, दिस गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड राइट एट दिस पॉइंट। यहाँ पर ये वाला R1 पर हम E1 इसको नाम देते हैं। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी निकल रही है? ओके सर, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, सर वो तो बराबर ही निकल रही है, जितनी यहाँ निकल रही होती है वहाँ, लेकिन एरिया को कैसे लिखा जाए? ये देखो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमें डायग्राम में प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि सर लाइंस बराबर निकल रही है। एरिया को देखो मैं कैसे लिखूंगा, एरिया को ना मेरे बच्चे, मैं लिखूंगा एंगल यानी सॉलिड एंगल इनटू आर स्क्वायर। ये तरीका होता है, ये नोट कर लेना, अगर तुम्हें नहीं आता सॉलिड एंगल के साथ एरिया को निकालना, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल माइलस्टोन। अभी तुम्हें इसकी ना इसकी अभी आगे आदत पड़ेगी, और ये आदत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ बच्चे इसको लेकर पहली बार देख रहे हैं कि यार ये नज़ारे तो पहली बार दिख रहे हैं हमें, तो इसे नोट कर लेना, ये अब तुम्हें बार बार दिखने चाहिए। सो नंबर ऑफ लाइंस ऐसे लिखी जा सकती है। दोबारा से अगर नंबर ऑफ लाइंस को देखो,
तो जो मैं कहना चाहता था, अब तुम्हें गॉस लॉ के मार्फत समझ में आ जाएगा, यानी गॉस लॉ क्या कहना चाह रहे थे, वो इस तरीके के डेरिवेशन से तुम्हें बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए। सॉलिड एंगल दूसरे सरफेस के लिए भी बराबर होगा, एंगल चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है मेरे बच्चों, डिस्टेंस चेंज हो रही है। यानी पहले वन R1 और दूसरा हो गया R2। और ये जो तुम्हें देगा, ये ध्यान से देखना, ये क्या दे रहा है, नंबर ऑफ लाइंस जो पास हो रही है। और गॉस भी तो नंबर ऑफ लाइंस की बात कर रहे हैं दरअसल, वो अलग बात नहीं कर रहे हैं, वो भी इन्हीं की बातें कर रहे हैं। तो जो मैंने पिछली वाली स्लाइड में मैंने बताया था आपको, यहाँ देखें जरा, पिछली वाली में तो मैंने कहा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरसेप्शन है। और इंटरसेप्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि इनसाइड में चार्ज कितना पड़ा हुआ है मेरे बच्चों, इनसाइड में चार्ज कितना पड़ा हुआ है, ये उस बात पर डिपेंड करता है। और देखो यहां पर चार्ज कितना है, इस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी इंटरसेप्ट की जा रही हैं। इंटरसेप्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड इंटरसेप्शन। जैसे पाकिस्तान के ड्रोन आ रहे हैं और इधर से इंडियन मिसाइल उनको इंटरसेप्ट कर रही है, इसको कहते हैं इंटरसेप्शन। तो गॉस का ये एक तरीका था, ये गॉस का तरीका था। और इसी वजह से तुम अगर देखोगे तो एक चीज और साफ साफ निकल कर आती है, वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो E1 यानी स्ट्रेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल निकल कर आएगी R2 का होल स्क्वायर R1 का होल स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहीं से तो। और ये मैंने किस तरह से माना है, पॉइंट चार्ज माना है। तो ये आपको और क्लियरली दिमाग में बैठा देगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के होल स्क्वायर के, इन केस ऑफ द पॉइंट चार्ज। ओके, सो बहुत क्लियरली ये बात हमारी समझ में आ गई है। तो देखो मेरे बच्चों, तो गॉस क्या कह रहे हैं, तो गॉस ने ये इंटरसेप्शन को किस तरह से प्रेजेंट किया तुम्हारे सामने। उन्होंने ये कहा कि आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के साथ अगर इसका एक ताल्लुकात बनाना चाहते हैं तो पहले ना, और दूसरी बात उन फील्ड लाइंस को इनकॉर्पोरेट करना जो कि परपेंडिकुलरली उसके सीने में से चीरती हुई जाए। जो एरिया होता है, ये जिस तरह से मैंने इस प्रेजेंटेशन को दिखाया है, ये परपेंडिकुलर लाइंस की डिस्कवरी को बताता है कि इसके सीने में से पूरा पूरा निकल के जा रहे हैं। ये जो बाण है ना, पूरी छाती को भेदते हुए जा रहे हैं मेरे बच्चों। तो इसमें ये सारी चीजें ना इनकॉर्पोरेट हो गई हैं, ये जो स्टेटमेंट है, इसको उन्होंने कहा कि ये इज इक्वल्स टू फ्लक्स के बराबर है। तुम देख लो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और दैट टू परपेंडिकुलर, कंडीशन थी परपेंडिकुलर, वो कितनी होंगी, एरिया को इधर लेकर जाओ, ये एरिया ही तो बना, ये इधर जाकर जब मल्टीप्लाई होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आएंगी। दरअसल यही तो गॉस का स्टेटमेंट था जिसने सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने पास। इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग जो गॉस ने चीजें बोली थी। अब उनका अपना स्टेटमेंट देखो, जो उन्होंने ये कहा था, जो कि आपको अमूमन किताबों में नोट्स में आपको बहुत जगह मिलेगा। उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, तो थ्योरम ये बनती है। उनका पहला जो था वो लॉ के रूप में था, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरसेप्शन चार्ज एनक्लोज के साथ बताया था, फिर उन्होंने एक प्रिसाइज थ्योरम को सामने रख दिया। सो दुनिया के सामने जब ये थ्योरम निकल कर आई तो वो कुछ इस शेप में थी, लेकिन उसका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था वो ये था जो मैंने अभी आपको बताया, ये था वो स्ट्रक्चर। देखो, तो अब हम इन दोनों चीज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि जो उन्होंने लॉ के रूप में एक कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रक्चर सामने रखा था, तो वो क्या था, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ये था कि आप फ्लक्स की जब बात करेंगे तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू ओवरऑल फ्लक्स किसी भी सरफेस से, वो चार्ज एनक्लोज्ड के बारे में बताती है। बातें दोनों चार्ज एनक्लोज्ड की तासीर पर ही कर रहे हैं कि चार्ज एनक्लोज कैसा हुआ है, चार्ज एनक्लोज्ड। माइंड यू दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। वेयर एज दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया कि वो जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था गॉस के लॉ का, वो ये था। तो आप कह सकते हैं कि थ्योरम के तौर पर जब प्रिसाइज बातें हुई तो ये निकल कर आया, और जब लॉ के तौर पर निकल कर आया तो वो ये निकल कर आया था। और इसको अगर मेरे बच्चों दोनों दोनों ही आपको क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो दैट इज वाई पॉपुलरली गॉस लॉ जब बात की जाती है तो ये फ्लक्स के तौर पर जाना जाता है। तो इन इन तीनों चीजों को आप इस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो एक एक सेंटेंस में। और जब जिस चीज की जहां जरूरत हो वो अभी हम देखने वाले हैं कि किस तरह से ये टोटल कार्रवाई की जाती है। यानी ये अगर देखा जाए तो ये एक और ऑर्गेनाइज तरीके से देखा जा सकता है। देखो थोड़ा सा ध्यान दो कि किस तरह से इसकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है यहाँ पर। और एक्सक्लूसिवली इस स्टेटमेंट ना मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। वो चीज क्या है, देखो, गॉस लॉ तुम्हें इस बात की भी मदद कर देगा कि जिन जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज जो कैलकुलेशंस हो जाएंगी ना बहुत हमंगस हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने में ना तुम्हारा माथा चकरा जाएगा, नहीं सर दर्द हो जाएगा, तुम्हें डिस्प्रिन क्रोसिन सेरेडॉन पता नहीं क्या क्या घोल कर पीना पड़ेगा, लेकिन तुमसे ना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगी, तुम पेज पर पेज भरे चले जाओगे। और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक ना हुआ तो मेरे ख्याल से बात जन्मों तक चली जाएगी, और इतना सरदर्द हो जाएगा कि शायद सर फट जाए हमारा। तो गॉस एक बात को और यहाँ कहते हैं कि अगर तुम इसको ये वाला और ये वाला यानी इसको ही यूज करो खाली, तो तुम्हें सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला जाना एक्सप्रेशन वाइज बहुत इजी हो जाएगा, विच अदरवाइज वुड टेक ईयर्स टू कंपाइल। गॉस इस बात को भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो तुम्हें ये चीज समझनी है कि कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर था गॉस के थ्योरम में, जिसका इस्तेमाल अभी हम आने वाले कुछ डेरिवेशंस में करेंगे। आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो जो मेरा पहला प्रीवियस वीडियो था जो गॉस थ्योरम की, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन दिखाई थी, और आज जो ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, और प्लस इसको हम अब सब्सटेंशिएट करेंगे अपने स्टेटमेंट्स को किसके साथ मेरे बच्चों, जो हम अभी एग्जांपल्स करने वाले हैं, इन सबको एक साथ एक पहलू में रखकर देखेंगे तो हमें ना ये पता चल जाएगा कि गॉस ने बड़ी ही गजब सी चीज हमारी झोली में डाल दी। ठीक है।
आगे चलते हैं। अब देखो, गॉस लॉ ने ना हमें कुछ बातों को अलग तरीके से देखने की परमिशन दी थी। अब वो क्या थी बातें? ये ना हमें परमिट करता है टू प्रूव सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर। नाउ लेट्स सी द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, माइंड यू दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी जीरो। अब ऐसा क्यों होना चाहिए? लेट्स सपोज एक कंडक्टर हम किसी भी शेप का ले लेते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होती है, थोड़ा सा ना उल्टा सोच कर देखते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होती है मेरे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के होने का मतलब ये है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है इसके अंदर, सो यू सपोज जस्ट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर ना एक परपेचुअल करंट सेटअप हो जाएगा। और करंट सेटअप हो जाने का मतलब ये है कि आपको आइसोलेटेड कंडक्टर के साथ भी टच करने पर करंट मिलता रहेगा। वेल दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ द नेचर, रूल ऑफ द लॉ, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। ये इसलिए होता है बिकॉज जो चार्ज का सेटअप होता है, चार्जेस का सेटअप कुछ इस तरीके से हो जाता है, बिकॉज आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस में, आप पढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो चार्ज का सेटअप कुछ मौलिक रूप से इस तरह से हो जाता है कि वो नेट इफेक्ट अंदर कैंसिल कर देते हैं। तो जब भी नेट इफेक्ट अंदर चार्ज का कैंसिल हो जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ओके। अब दूसरी बात सुनिए। एक्सेस चार्ज जब भी किसी भी कंडक्टर को दिया जाता है, तो एक्सेस चार्ज हमेशा आपको पता है कहां पर निकल कर आ जाता है? वो सरफेस पर निकल जाता है। ऐसा फिर मैं इसलिए कहूंगा बिकॉज जब भी कंडक्टर की बात की जाए, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है मेरे बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। अब अगर आप यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस खींचे, महज कीजिए कि आपने गॉसियन सरफेस खींची यहाँ पर, तो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा, जिसको आपने सोचा है कि वो चार्ज इसके अंदर दे दिया जाए, बट ये हम जानते हैं पहले पॉइंट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर जीरो होने वाली है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली है और ये चार्ज आपने अंदर दिया है इसके, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट करेगा पहले पॉइंट को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सारा का सारा चार्ज है ना, वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर रिसाइड करेगा। ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं जब गॉस लॉ की नजर से ऐसी चीजें देखी गई। ऑलराइट। तीसरा पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज अगेन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बात को भी बहुत ध्यान से देखना है आपने, कि अगर आप एक कंडक्टर मान लेते हैं, लेट्स सपोज एक कंडक्टर है और ये इसकी सरफेस है, तो आप जब एक छोटा सा यहां पर बहुत इनफाइसिमली बहुत छोटा सा आपने गॉसियन सरफेस बनाया, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो जीरो होने वाली है, तो इसकी तो बात ही छोड़ दें। अब यहां पर क्लोज टू द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ना, वो परपेंडिकुलर निकलेंगी, इस बात का ख्याल रखना। बिकॉज अगर परपेंडिकुलर नहीं निकली और फिर उसके दो कंपोनेंट हो गए, तो फिर से सरफेस पर क्या हो जाएगा? एक सर्कुलेटिंग करंट पैदा हो जाएगा, जो कि अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर बिल्कुल गलत है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब परपेंडिकुलर निकल रही है, तो जानते हो सारी की सारी फील्ड लाइंस इसमें से पास ऑन कर रही होंगी, जो कि फिर से अगर मैं इस छोटे से डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करूं इस सरफेस को, तो आप जानते हो कितना होगा? ये जो इसके अंदर चार्ज है, और चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। आप दोनों साइड कट करके देख सकते हो, यही स्टेटमेंट ट्रू बैठ रहा है। तो आगे इसकी जो फील्ड है वो बदल सकती है, लेकिन कंडक्टर के बिल्कुल सतह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, हमेशा हमेशा के लिए। इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।